हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले जावास्क्रिप्ट के एक इम्पॉर्टेंट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक के बारे में जो कि है डीबाउंसिंग। तो उसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग को एक सर्च यूज़र का एक टेक्स्ट फील्ड देखने को मिल रहा है। तो जो भी वेबसाइट हम लोग यूज़ करते हैं वहाँ पे हम लोग को लगभग सर्च की फंक्शनलिटी देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल आप अमेज़ॉन ले लो, फ्लिपकार्ट या गूगल, यूट्यूब, यहाँ पे हम लोग को सर्च की फंक्शनलिटी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम लोग कोई कैरेक्टर टाइप करते हैं टेक्स्ट फील्ड के अंदर, तो यहाँ पे मेरा सर्च यूज़र का फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन उस केस में क्या होता है, एक एपीआई रिक्वेस्ट जाती है जो भी टाइप किया उसके लिए, उसका रिस्पॉन्स आता है और फिर उस रिस्पॉन्स को हम लोग रेंडर करते हैं यूआई के अंदर। तो यहाँ पे मुझे सर्च करना है डैन, लेकिन गलती से मैं टाइप कर रहा हूँ एस, फिर हिट कर रहा हूँ बैक स्पेस, फिर ए, फिर एन। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 5 रिक्वेस्ट गई है या फिर 5 बार मेरा फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ है। तो फर्स्ट कौन सा हुआ है, डी के लिए हुआ है, फिर डी एस जो कि मैंने गलती से टाइप किया था, फिर मैंने बैक स्पेस हिट किया तो फिर से डी के लिए हुआ, फिर डी ए, फिर डी ए एन। तो इसी को हम लोग इम्प्रोवाइज कर सकते हैं यूजिंग डी बाउंसिंग। तो सपोज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई यूज़र कैरेक्टर टाइप कर रहा है टेक्स्ट फील्ड के अंदर और वो कैरेक्टर है डी। तो हम लोग फटाक से इसका एक एपीआई रिक्वेस्ट या फिर हम लोग इसका सर्च फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तुरंत से। हम लोग थोड़े टाइम के लिए वेट करेंगे ये चेक करने के लिए कि कुछ और टाइप कर रहा है कि नहीं। तो वो जो थोड़ा टाइम है वो इस केस में मैं ले रहा हूँ 200 मिली सेकेंड्स। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम से मैं वेट करूँगा 200 मिली सेकेंड्स के लिए कि कुछ और टाइप कर रहा है कि नहीं ये देखने के लिए। तो सपोज 50 मिली सेकेंड्स बाद ही वो एक कैरेक्टर टाइप कर रहा है ए। तो अब मैं क्या करूँगा, अब इस पॉइंट ऑफ टाइम से वेट करूँगा 200 मिली सेकेंड्स के लिए ये चेक करने के लिए कि कुछ और टाइप कर रहा है कि नहीं। तो वापस से एक और कैरेक्टर टाइप कर रहा हूँ मैं, लेकिन इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, काफ़ी लेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं एकदम एंड में 190 मिली सेकेंड के आसपास यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ एन। तो अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे मैं फिर से 200 मिली सेकेंड्स के लिए वेट करूँगा इस पॉइंट ऑफ टाइम से। और यहाँ पे 200 मिली सेकेंड्स बाद मैंने कुछ टाइप नहीं किया, मैंने पॉज लिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं एक एपीआई रिक्वेस्ट भेजूंगा या फिर एक बार मेरा सर्च फंक्शन एग्जीक्यूट करूंगा और उसमें पास करूंगा डैन। तो प्रीवियस केस में क्या हो रहा था, मैंने डी टाइप किया तो डी के लिए गया, फिर ए टाइप के लिया तो फिर डी ए के लिए गया, फिर एन टाइप किया तो डैन इसके लिए गया। तो 3 एपीआई रिक्वेस्ट गई या फिर 3 बार मेरा फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ। लेकिन इस केस में क्या हुआ, यहाँ पे मैंने वेट किया, इसलिए जैसे ही मैं यूज़र के पॉज का या फिर यूज़र के टाइप एंड का वेट कर रहा हूँ तो उस केस के बाद मैं अपना सर्च फंक्शन या फिर जो एपीआई रिक्वेस्ट है उसको भेजूंगा। तो यहाँ पे मैं क्लब कर रहा हूँ यूज़र के एक्शंस को और एक ही बार भेज रहा हूँ या फिर एक ही बार मेरा फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। और इसी टेक्निक को बोलते हैं डीबाउंसिंग। अब इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो फर्स्ट हम लोग HTML देख लेते क्या है। तो यहाँ पे फॉर्म एलिमेंट है जिसके अंदर एक इनपुट फील्ड है और उसको मैंने आईडी दिया हुआ है। और नीचे जो रिजल्ट आ रहा है वो यूएल के अंदर रेंडर कर रहा है तो उसको आईडी दिया यूज़र्स लिस्ट। तो अभी कोड के अंदर आए जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग को यूज़र्स का एरे देखने को मिल रहा है जिसके अंदर डमी डेटा है। सेकंड हम लोग ने क्वेरी सिलेक्टर को यूज़ करके जो इनपुट फील्ड है और जो लिस्ट है उसको रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स के अंदर स्टोर किया है। फिर ये हम लोग का सर्च यूज़र का फंक्शन है जिसको हम लोग अभी देखते हैं थोड़े टाइम बाद। फिर ये हम लोग का सर्च यूज़र इनपुट है जिसके ऊपर हम लोग की अप लिसनर लगाए। तो जैसे कोई की स्ट्रोक होता है हम लोग सर्च यूज़र फंक्शन को एग्जीक्यूट करते और जो भी टाइप किया रहेगा टेक्स्ट फील्ड के अंदर वो इसको हम लोग पैरामीटर्स के थ्रू पास करते हैं। अब ये सर्च यूज़र क्या करता है, यूज़र नेम लेता है, फिर ये जो यूज़र्स है उसके ऊपर फिल्टर करता है, फिर जो फिल्टर्ड रिजल्ट है उसके ऊपर लूप लगा के हम लोग एक एक लिस्ट आइटम बनाते हैं और उसको हम लोग लिस्ट के अंदर या फिर यूज़र लिस्ट जो है अनऑर्डर लिस्ट उसके अंदर अपेंड करते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, ये जो सर्च यूज़र है जो बार बार कॉल हो रहा है, तो जैसे की स्ट्रोक होगा एक एक तो ये सर्च यूज़र फंक्शन कॉल होगा, तो हम लोग को इसको डीबाउंस करना है। तो फर्स्ट हम लोग इसको कैसे यूज़ करने वाले वो देखते हैं, फिर हम लोग डीबाउंस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, डीबाउंस नाम का एक जेनरिक फंक्शन बनाएंगे जिसके थ्रू हम लोग कोई भी फंक्शन को, कोई भी फंक्शनैलिटी को डीबाउंस कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या होगा पैरामीटर, मेरा फंक्शन का नेम। तो यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ सर्च यूज़र
और सेकंड जो टाइम है उसको हम लोग स्पेसिफाई करेंगे कि कितने टाइम के लिए रिक्वेस्ट को डीबाउंस करना है या फिर फंक्शन को डीबाउंस करना है। तो मेरे केस में मैं 200 मिली सेकेंड्स दे रहा हूँ और ये क्या करेगा, मुझे डीबाउंस्ड सर्च फंक्शन रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डीबाउंस सर्च यूज़र डीबाउंस्ड। तो जहाँ पे मैं सर्च यूज़र कॉल कर रहा हूँ इंस्टेड मैं ये फंक्शन कॉल करूँगा। तो ऐसे कुछ मेरा इम्प्लीमेंटेशन रहने वाला है। तो अब मुझे क्या करना है, डीबाउंस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं कॉन्स्ट डीबाउंस इज इक्वल टू एक एरो फंक्शन ले रहा हूँ। आप नॉर्मल फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो, फंक्शन कीवर्ड को यूज़ करके भी बना सकते हो। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, फर्स्ट हम लोग को फंक्शन लेना है, सेकंड टाइम। तो यहाँ पे पैरामीटर में लिख रहा हूँ fn फंक्शन के लिए और यहाँ पे टाइम। अब ये जो डीबाउंस फंक्शन है वो क्या कर रहा है, मुझे एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है जिसको मैं सर्च यूज़र जो था उसके अगेंस्ट में बाकी सब जगह पे यूज़ कर सकता हूँ। तो ये क्या करना है, मुझे यहाँ पे रिटर्न करना है एक फंक्शन को और जिसके अंदर ये जो फंक्शन पास किया है मैंने सर्च यूज़र जो कि इस fn वेरिएबल में आ रहा है उसको मुझे एग्जीक्यूट करना है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ये जो फंक्शन है वो अभी डीबाउंस्ड यूज़र वेरिएबल के अंदर है और इसको हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे कॉल करते समय आप पैरामीटर्स भी पास कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मुझे पैरामीटर भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ सपोज नेम और इसको मैं पास कर रहा हूँ नेम। पर ये क्या हो जाएगा, ये जेनरिक नहीं होगा, ये स्पेसिफिक टू दिस फंक्शनैलिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यूज़र नेम भी पास कर सकता है, सपोज एज भी पास कर सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, अलग अलग केस में कुछ भी हो सकता है। तो मेरे को क्या करना है, जेनरिक बनाना है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सारे आर्ग्यूमेंट्स ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं रेस्ट ऑपरेटर से सारे आर्ग्यूमेंट्स ले लिए और यहाँ पे मैं फिर स्प्रेड कर रहा हूँ उन सारे आर्ग्यूमेंट्स को। तो ये जेनरिक हो गया अभी। और अब इसको हम लोग रन करके देखें तो ये वापस जैसे ही मतलब एग्जीक्यूट होना चाहिए था वैसे ही हो रहा है, इसके अंदर कोई डीबाउंसिंग है नहीं। तो इसको अभी हम लोग वो टाइम आउट वाली फंक्शनलिटी ऐड करने वाले हैं। तो जैसे कोई यूज़र टाइप कर रहा है तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, एक स्पेसिफाइड टाइम के बाद उसको एग्जीक्यूट करना है। तो इसलिए यहाँ पे मैं सेट टाइम आउट लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैंने फंक्शन लिखा और यहाँ पे मैंने टाइम दिया। अब उस टाइम के बाद मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है। तो अब मैं सेव कर रहा हूँ। अब हम लोग रिफ्रेश करके देखें, अब मैंने टाइप किया डैन। तो जैसे कि आप नोटिस कर पा रहे रहेंगे थोड़ा सा डिले आ रहा है, जैसे मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पे तुरंत नहीं आ रहा है, ये 200 मिली सेकेंड के बाद आ रहा है। लेकिन इसके दौरान क्या करना है, अगर मैंने डी टाइप किया फिर डी ए टाइप कर रहा हूँ तो मुझे डी का जो था टाइम आउट उसको कैंसिल करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो टाइम आउट है उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ, टाइम आउट आई डी इज इक्वल टू सेट टाइम आउट। और ये इसको अगर मैंने यहीं पे स्टोर कर लिया तो ये हर एक कॉल के लिए अपना एग्जीक्यूट होते चला जाएगा लेट कीवर्ड। तो इसीलिए यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ, लेट टाइम आउट आई डी इज इक्वल टू नल। और फिर जैसे कोई मेरा फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है वहाँ पे सेट टाइम आउट होगा, उसका टाइम आउट आई डी स्टोर किया जाएगा। तो अब कोई वापस एग्जीक्यूट कर रहा है तो फर्स्ट मुझे मेरा टाइम आउट क्लियर करना है जो पिछला टाइम आउट है। तो इसलिए यहाँ पे मैं क्लियर टाइम आउट को कॉल करूँगा और टाइम आउट आई डी दे दूँगा। तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ही मेरा डीबाउंस्ड सर्च यूज़र फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पे मैंने डी टाइप किया तो क्या होगा, ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया। तो यहाँ पे उसने चेक किया टाइम आउट है क्या, तो पहले का कोई टाइम आउट रहेगा तो उसने क्लियर किया, एक नया टाइम आउट बनाया डी के लिए जहाँ पे हम लोग सर्च यूज़र फंक्शन को डी पास कर रहे हैं और 200 मिलीसेकंड बाद वो एग्जीक्यूट होगा। सपोज 50 मिलीसेकंड बाद ही किसी ने टाइप किया डी ए करके, तो अब क्या होगा, तो जो पहले का टाइम आउट है जो डी को एग्जीक्यूट करने का उसको फर्स्ट क्लियर करेंगे हम लोग, फिर एक नया टाइम आउट बनाएंगे डी ए के लिए और वो 200 मिलीसेकंड बाद फिर वेट करेगा कि 200 मिलीसेकंड के बाद कुछ नहीं हुआ तो उसको ये एग्जीक्यूट कर देगा। तो सपोज अभी 200 मिलीसेकंड तक कुछ टाइप नहीं किया किसी ने तो डी ए के लिए अपना जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसी को अगर हम लोग रन करके देखें तो अब मैं टाइप कर रहा हूँ डैन।
तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने काफ़ी फास्ट टाइप किया था, तो जो DA के लिए जो रिक्वेस्ट थी वो नहीं गई। तो अब मैं फिर से थोड़ा फ्रिक्वेंटली टाइप करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं तो ये बीच में जो पेयर रिक्वेस्ट है वो नहीं जा रही है, और इसी को हम लोग 200 की जगह पे अगर 500 कर दें तो मुझे काफ़ी इंटरवल मिलेगा, और ये जो फ्रीक्वेंसी है वो हम लोग इसको यूज़ करके मैनेज कर सकते हैं। तो अब मैं टाइप कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जो API रिक्वेस्ट थी हर एक कैरेक्टर के लिए नहीं गई थी। तो जैसे ही मैंने वेट किया 500 मिली सेकेंड्स का टाइप करने के बाद, तब उसके लिए एक साथ एक ही API रिक्वेस्ट या फिर एक ही बार मेरा फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ। तो डिबाउंसिंग को अगर मैं समराइज़ करूँ तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंस्टेड ऑफ कॉलिंग फंक्शन या फिर API हर एक की स्ट्रोक के लिए, तो उसको हम लोग एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट करते हैं यूज़र के इंटरेक्शन एंड होने का या फिर पॉज होने का। फिर उसके बाद हम लोग एक ही बार अपना सर्च फंक्शन और या फिर API रिक्वेस्ट उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग हर एक की स्ट्रोक के ऊपर जो एग्जीक्यूट होने वाला है उसको इम्प्रोवाइज़ करते हैं। तो इसके यूज़ केसेस क्या है, तो जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे देखा कि सर्च के फंक्शनलिटी में यूज़ होता है। सेकंड, जो हम लोग ईमेल्स लिखते हैं वहाँ पे हम लोग जैसे ही टाइप करना बंद कर देते या फिर पॉज ले लेते, तो वो ईमेल हम लोग को ड्राफ्ट में सेव होने का मैसेज देखने को मिलता है। तो ये जो ऑटो सेव फंक्शनलिटी है यहाँ पे भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। थर्ड फंक्शनलिटी है, सपोज़ यहाँ पे मेरा ग्राफ है कोई, और यहाँ पे रीसाइज़ करने की कोई फंक्शनलिटी है, और जैसे मैं कोई यहाँ पे रीसाइज़ कर रहा हूँ और तो मेरा ग्राफ उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, मतलब उसके डायमेंशंस। तो हर एक अगर मैं ऐसे रिसाइज के इवेंट पे अगर मैं अपना ग्राफ चेंज करूँ, उसका रिसाइज करूँ, तो वो काफ़ी इनएफिशिएंट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यूज़र के रिसाइज होने का एंड होने का वेट करूँगा या फिर उसका पॉज होने का वेट करूँगा, और फिर उसके बाद एक बार मैं रिसाइज कर दूँगा। तो ऐसे कुछ ऑपरेशन से वहाँ पे हम लोग डीबाउंसिंग को यूज़ करके ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।